Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I welcome you all in your online support program. I am your computer lecturer Musharraf Naseem and I am from Army Public School and Colleges Askari 14 Rawalpindi campus. So students, we are going to start chapter number 2 that you have already been started, and in that we are going to discuss system development life cycle. The complete cycle is going to be discussed in this chapter, and for that you are going to go through the textbook, and the pages are from 25 up till 33. And we are going to understand what are the phases, what are the stages, and what the SDLC life cycle is all about in this chapter. So let's start it. So this slide is taken from your last lecture, as we have earlier discussed the stages and the steps of the SDLC life cycle. We just mentioned the name that were defining the problem, planning the solution, feasibility study, analysis, requirement engineering, design, coding, testing, verification, deployment, implementation, maintenance and support. And all these stages are shown in the pictorial representation, and as you can see the arrows in the picture, that means each and every phase is dependent on the previous phase. If one phase of the SDLC life cycle is completed, then you are able to go to the next phase. So the very first phase is defining phase. As you can see on your textbook that it says, in this phase the problem to be solved or system to be developed is clearly defined. ठीक है जी, हमने करना क्या है कि हमने जिस भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है या कोई सिस्टम बनाना है, वो हमने डिफाइन करना है. दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड, क्लियरली स्टेटेड, clearly defined. All the requirements are documented and approved from the customer to the company, which consist of all the product requirements to be designed and developed during the development life cycle. ठीक है जी, इसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी की सारी पेपर वर्क के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो राइट डाउन की जाएंगी और उनको जो है अप्रूव करवाया जाएगा कस्टमर से. जिस किसी ने भी आपसे जो है वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, चाहे वो किसी कंपनी के लिए है या किसी इंडिविजुअल के लिए है, वट एवर द पर्पज इज टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर, उस पर्पज़ के लिए जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो कस्टमर के सामने पेश की जाएंगी और उससे अप्रूव करवाया जाएगा कि वाकई आपने यही प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवानी है. ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करवाना है, डिफाइन करना है, देन कस्टमर से वेरीफाई करवाना है. ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करोगे. एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बुक में मेंशन की हुई है, दैट इज स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट. इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहे हो जो कि स्टूडेंट की एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, और इसमें आप डिफाइन कैसे करोगे. डिफाइन द प्रॉब्लम की हेडिंग दी हुई है और उसके बाद आपने मेंशन क्या करना है, अ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम इज नीडेड टू बी डिप्लॉयड दैट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन टेकिंग टू द स्टूडेंट्स रिजल्ट जनरेशन एंड रिजल्ट जनरेटिंग. तो इसमें हमने करना क्या है कि हमने स्टूडेंट का एक जो है एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करना है और उसके साथ साथ उसके रिज़ल्ट जनरेशन जो हैं वो भी ऐड करने हैं, यानी कि एक सिस्टम के अंदर रिज़ल्ट जनरेट भी करना है और रिज़ल्ट जो है आपके एग्जामिनेशन वो कंडक्ट भी करवाने हैं. वंस यू आर डन विद द डिफाइनिंग फेज, आपने अपनी स्टेटमेंट को क्लियरली डिफाइन कर दिया है. उसके बाद आपकी आ जाती है प्लानिंग. प्लानिंग के अंदर आपने करना क्या है कि आपके प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपने प्रॉपर्ली डिफाइन करने हैं, डिटरमाइन करने हैं, और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने मेंशन करनी है. उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो भी प्रोडक्ट इस्टेब्लिश होगी वो आपने बतानी है जी. और इसके अलावा आपने क्या करना है, एन एस्टिमेट ऑफ रिसोर्स सच एज पर्सनल एंड कॉस्ट इज़ प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. फिर आपने क्या करना है, आपने एक रफ एस्टिमेशन जो है वो लगाना है कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से पर्सनल या लोग इन्वॉल्व होंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की आएगी. ये सारी चीज़ें जो है आपने प्लानिंग फेज के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है. ऑल द इन्फॉर्मेशन इज एनालाइज्ड टू सी इफ़ देयर इज़ एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, आपने जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है और इसके अल्टरनेटिव सोल्यूशंस जो हैं वो चेक करने हैं कि क्या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई डिफरेंट मेथड है या नहीं है. अगर हैं तो भी आपने उनको कंसिडर करना है और अगर नहीं है तो भी आपने मेंशन करना है कि इसके अलावा इसके पास
कोई भी सोल्यूशन नहीं है. ऑल द इन्फॉर्मेशन इज एनालाइज टू सी इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू क्रिएट a new product. If there is no other viable alternative, the information is assembled into a project plan and presented to management for approval. Once you are done with the प्लानिंग, आपने सारी की सारी चीज़ें जो है उनका एस्टिमेशन लगा लिया, आपने रिसोर्सेज बता दिए, आपने पर्सनल्स बता दिए कौन कौन इन्वॉल्व होगा उसमें, आपने कॉस्ट बता दी, उसके अलावा आपने प्रोडक्ट जो है उसका फाइनल आइडिया जब आपने बता दिया है, तो आपने फिर जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है उनको असेंबल करना है एक प्रोजेक्ट प्लान के अंदर. प्लानिंग की डॉक्यूमेंटेशन आपने बनानी है और उसके बाद आपने आपसे जो भी वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट जो कस्टमर्स बनवा रहे हैं आपने उनको सबमिट करवाना है ताकि वो उसको अप्रूव करें. ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वही एग्जांपल कंटिन्यू होगी. इसमें वो क्या मेंशन करें, इन द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट project planning will be made to set the ultimate goals and an estimate of resources such as personnel and cost is prepared. ठीक है, इसमें वो जो है हम लोगों ने किस तरीके से बताना है कि हमने उसकी प्लानिंग जो है वो करनी है ताकि जो है अल्टीमेट गोल्स सेट किए जा सकें और उसका एस्टिमेशन लगाया जा सके कि रिसोर्सेज क्या हैं, इसमें लोग कौन से इन्वॉल्व होंगे, कॉस्ट क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर की जाएंगी. क्लियर. स्टेज 3 और स्टेप नंबर 3 इज़ फिजिबिलिटी. Feasibility is the very important topic from short question answers point of view. ये आपके short question answers में जो है वो क्वेश्चन आता है कि जी डिफाइन फिजिबिलिटी, आप फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करें. तो फिजिबिलिटी होती क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी इज़ यूज टू एक्सेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ अ प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड प्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ विच विल इम्प्रूव अ प्रोजेक्ट एंड अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स. द नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी depends primarily on the area in which analyzed projects are implemented. ठीक है जी, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर दी. सेकंड स्टेज के अंदर आपने उसकी प्लानिंग जो है वो बना ली. अब आपने चेक करना है कि जो आपने प्लानिंग की है उसकी जो है वीकनेसेस क्या हैं और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, यानी कि उसके फ़ायदे क्या होंगे, उसके नुकसानात क्या होंगे, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, अगर हम वैसा करते हैं तो क्या होगा. ये सारी इफ्स एंड बट्स जो हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया. और इसके अंदर जो है आपकी जो डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ है वो आपने डिफ़ाइन करना है. डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अब चूँकि हम लोग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो सिस्टम का मतलब ये है कि हम लोग किसी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे. तो आपने यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ क्या बतानी है कि सिस्टम जो है वो यूज़र क्या एक्शन परफॉर्म करेगा और उसके रिस्पॉन्स में आपका जो सिस्टम है वो क्या रिएक्ट करेगा. तो यहाँ पे आपने फिजिबिलिटी स्टडी में ये चीज़ें भी मेंशन कर देनी है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ भी मेंशन हो जाए विच विल इम्प्रूव अ प्रोजेक्ट एंड अचीव विच विल इम्प्रूव योर प्रोजेक्ट एंड अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है एक स्मूथ वे में चलना शुरू हो जाएगा. द नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिबिलिटी studies depend primarily on the area in which analyzed projects are implemented. ये कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो आपने स्टार्टिंग के ऊपर जो है वो डाटा सेलेक्ट किया था, स्टार्टिंग में जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, आपने जो प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन की थी वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट की जाएगी. देन उसके बाद है फिजिबिलिटी स्टडी इज द एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट सिस्टम टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ टेक्निकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, लीगली एंड ऑपरेशनली फिजिबल विद इन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टाइम. ये सारी की सारी लाइन एज इट इज़ आपने जो है इसको अंडरलाइन कर लेना है. ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो इस फिजिबिलिटी स्टडी को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे. इसमें आपने ये चेक करना है कि आपने जो सिस्टम बनाया है उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई फाइनेंशियली ड्रॉबैक नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल ड्रॉबैक नहीं होना चाहिए, कोई लीगल या इलीगल एक्शन रिएक्शंस नहीं होने चाहिए इसमें, एंड ऑपरेशनली फिजिबल यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करना ऑपरेशनली का मतलब यह है कि जब हम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए. तो ऑपरेशनली फिजिबल विद इन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टाइम. ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने चेक करनी है कि वो हमारे बजट में भी कंप्लीट हो जाए और विद इन हमारा लिमिटेड जो टाइम होता है उसमें भी हो जाए. तो मिनिमम हमारे पास एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 3 मंथ्स होते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपका कितना हेल्दी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपका टाइम जो है वो वेरी कर सकता है. Feasibility study is one of the most important steps in SDLC. It is divided into the following steps and forms. सबसे पहले मैंने भी बता दिया टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, शेड्यूल फिजिबिलिटी. ये 5 स्टेप्स हैं. ये सारी चीज़ें अगर फिजिबली जो हैं वो करेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला स्टेप जो है, ये वाला फेज़ जो है वो क्लियर हो रहा है, तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव फॉरवर्ड कर सकते हो.
एग्जाम्पल इसकी वही एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या बताना है, प्रोजेक्ट इज असेस्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ फिजिबिलिटीज एंड प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल। ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे आपने चेक करने हैं। अगर इसमें ये सारे चेक हो के इसका पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोजेक्ट के प्रपोजल को फाइनल अप्रूवल के लिए सबमिट करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपकी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। Stage 4 is analysis phase. During the analysis phase, the project team determines the end user requirement. What are the end users? End users वो होंगे जिन्होंने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो है फाइनली इसको ऑपरेट करना है या इसके ऊपर काम करना है। Often this is done with the assistance of client focus groups which provides an explanation of their needs and what are their expectations are for the new system and how it will perform। इसमें होता क्या है कि जिन लोगों ने उस सिस्टम को या उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है उन लोगों के साथ मीटिंग्स जो है वो सेट की जाती हैं, उन लोगों से कोलैबोरेशन की जाती हैं, उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनसे जो है एक्सप्लेनेशंस ली जाती हैं कि जी व्हाट दे वांट, उनकी डिमांड क्या है, यानी कि उन्होंने जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाना है वो किस कैटेगरी का होना चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह का होना चाहिए। ये सारी की सारी जो है थ्योरी या उसका बैकग्राउंड या हिस्ट्री जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी आपकी प्रोजेक्ट टीम जो है वो कलेक्ट करेगी एंड यूज़र से। ठीक है, वो उनसे एक्सप्लेनेशन लेगी, उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूछेंगी और उसके क्रॉसपॉन्डिंगली उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होंगी वो उनसे क्लियर करेगी कि जी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का बन के आएगा। इन दिस फेज द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट टीम मस्ट डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट शुड गो अहेड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज और नॉट। ठीक है, तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो उस सॉफ्टवेयर को मज़ीद अपग्रेड करना है ये डिसाइड करना, या आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज करना ये डिसाइड करना जो है आपकी प्रोजेक्ट का टीम मेंबर जो है या टीम लीड जो होगा वो डिसाइड करता है। तो इसका इंचार्ज जो है ये डिसाइड करेगा कि हम लोग जो है जो हमारी थ्योरी है वो सारी जो है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही, हम लोग जो है अपना प्रोजेक्ट जो प्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो बेनिफिट्स देगा भी या नहीं देगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके टीम लीड जो है वो सिलेक्ट करता है या प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सिलेक्ट करता है whether the project should go ahead with the available resources or not। यानी कि अगर आपके पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनके साथ काम कंटिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, मज़ीद किसी हार्डवेयर या किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। एनालिसिस इज़ ऑल्सो टेकिंग Analysis is also looking at the existing system to see what and how it is doing its job। ठीक है, कि ऑलरेडी अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है तो पहले उसको जो है उसका एनालिसिस होगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है और क्या कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाएंगी। द प्रोजेक्ट टीम आस्क्स द फॉलोइंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द एनालिसिस के अंदर 3 क्वेश्चन जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने लिस्ट डाउन कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कैन द प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम बी डेवलप्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट। ठीक है, कि क्या जो है आपका नया सिस्टम जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज और बजट के अंदर जो है जो आप प्रपोज जो कि आपने पिछले 3 स्टेप्स के अंदर अपना प्रपोजल पेश किया है कि क्या वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसमें कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल दिस सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, इससे कोई फ़ायदा भी होगा इदारे को या नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एक्सेट्रा, यानी कि आपको जो है ऑलरेडी जो सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। ये 3 क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि आप एनालिसिस फेज जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसकी एग्जाम्पल, the students examination system development project is analyzed for development। the project team will visit the school or college to study the existing system and will suggest the possible improvements। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी स्कूल या कॉलेज में जो है हम लोग नया सिस्टम बना रहे हैं तो पहले जहाँ पे वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होना है वहाँ जाके चेक करेंगे कि इधर वहाँ पे कॉल ऑलरेडी सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो उसके अंदर कोई अगर फॉल्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करना है या उसको सिस्टम को रिप्लेस करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंसिडर की जाएंगी एनालिसिस फेज के अंदर। सो द नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 5 दैट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। It is the process of determining user expectation for a new or modified system or software। Requirement engineering is a set of activities used to identify and communicate the purpose of a software system and the framework in which it will be used। Requirement engineering consists of the following steps: requirement gathering, requirement validation, requirement management। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भी
प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड थिंग्स होंगी, वो चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई रिसोर्स हो, वो सारी की सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जितनी भी हम लोगों ने इसमें यूज़ करनी है वो सब हम लोगों ने इसमें गैदर करनी है। और उसको गैदर करने के लिए जो है वो हम लोगों ने करना क्या है, हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को 3 फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन और फिर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज कंसर्न्ड विद एग्जामिनिंग द रिक्वायरमेंट्स टू क्लैरिफाई दैट दे मीट द इंटेंशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स। अब अगर आपको याद हो कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, तो उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको क्लैरिफाई करने को, सर्टिफाई करने को कि जी उन लोगों ने क्या क्या डिमांड्स दी थी, उसकी जो है वैलिडेशन करना जो है वो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के अंदर आ जाता है। द वैलिडेशन डिफर्स फ्रॉम वेरिफिकेशंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन? वैलिडेशन डिफर्स फ्रॉम वेरिफिकेशन इन द सेंस दैट, अब वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन अकर्स आफ्टर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, वेरीफाई कब होगा? कि जब आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, कि आपने जो जो चीज़ें पूछी हैं उनसे कि यही करनी है, तो वो उसको वेरीफाई कर दें, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इन रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन द रिक्वायरमेंट्स एलोकेटेड आर रिव्यूड टू चेक दैट रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट एंड एक्यूरेटेड। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो उसकी वैलिडेशन चेक करनी है वो क्या है? वैलिडेशन में हमने क्या चेक करना है कि हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन की थी वो वेरिफिकेशन के बाद जो है वो दोबारा से रिव्यू की जाएंगी। वो रिव्यू टू चेक द रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट, कि क्या वो कंप्लीट भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। वेरिफिकेशन में क्या होगा कि हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट्स जो है वो इकट्ठी की थी वो वेरीफाई हो गई हैं, वो एक्सेप्ट हो चुकी हुई हैं। और वैलिडेशन में क्या है? वैलिडेशन में हम लोगों ने इसको क्रॉस चेक करना है कि क्या सारी की सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने रिक्वायरमेंट में मेंशन की थी वो एक्सेप्टेड हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखना है क्या वो कंप्लीट हैं, A to Z उसके अंदर सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हैं या नहीं है। और उसके बाद सेकेंड चीज़ ये कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई फ्लॉ या एरर जो है वो आने के चांसेस नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एक्वायर एंड यूजर। ठीक है कि जी आपका जो सॉफ्टवेयर जिसने भी जिसने उसको हासिल करना है या जिसने उसको यूज़ करना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो चेक करनी है कि क्या वो उसको मीटअप कर रही हैं या नहीं कर रही। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट नीड्स टू गैदर न्यू रिक्वायरमेंट्स दैट अराइजेज फ्रॉम चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, उसके बाद जो आपकी टीम होगी उसने ये चेक करना है कि अब जो चेंजेस आने के बाद जो हैं अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यूज़र्स की या जिन लोगों ने इसको सिस्टम को यूज़ करना है। न्यू रेगुलेशंस होंगी टू अदर सोर्स ऑफ चेंज। ठीक है, इसके बाद जब आप उसको चेंज कर लेंगे, अपनी नई चीज़ें ऐड कर देंगे, उसके बाद आप मज़ीद जो है उससे कस्टमर से या अपने स्टेक होल्डर से जो है या एंड यूज़र से दोबारा से क्लैरिफाई करेंगे कि अब उनकी जो है वो इसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट आपकी टीम करेगी। अब एग्जाम्पल को डिस्कस कर लें। In the students examination system development project, the development team will gather the necessary information by interviewing the user, giving questionnaire or by reading existing documents। ठीक है, कि वो हम लोग ये 3 तरीके जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग या तो उनका इंटरव्यू ले लें, उनसे पूछ लें कि जी इसमें क्या क्या मसला है, अगर कोई है तो बताएं, नहीं तो आप जो है वो मेंशन कर दें। या फिर आप ऐसा कर लें कि आप उसके अंदर कोई क्वेश्चनर बना लें, क्वेश्चनर के अंदर आप MCQs भी बना सकते हैं, 1-2 लाइन की जी स्टेटमेंट के आंसर्स हैं वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप डिटेल्ड आंसर्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या जो है वो फील करते हैं। और इसके अलावा जो है और बाय रीडिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट उनके पास है उसको रीड आउट कर ले, जो है वो रीड आउट करने के बाद आप उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग it is usually the first part of any software system development process. In this meeting with the customers are arranged, the market requirement and the features that are in demand are analyzed। ठीक है जी, इसमें जो भी हम लोगों को जो है सिस्टम डेवलपमेंट के लिए जो है वो मीटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं कस्टमर्स के साथ, वो सेट की जाती हैं। मार्केट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम लोगों ने सेट की जाती हैं। इसके अलावा इसकी 2 तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं, एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और एक होती है नॉन फंक्शनल। फंक्शनल क्या होती है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट specifies the software functionality that the developers must build into the product to enable user to accomplish their task। यानी कि फंक्शनल में क्या है कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करनी है कि सॉफ्टवेयर ने क्या क्या काम करना है, हम लोग उसके ऊपर जो है वो टोटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई क्राइटेरिया फॉर द जजमेंट ऑफ द
judgment of the operations of a system. It describes that how well the system performs its duty. अब नॉन फंक्शनल में क्या आएगा, हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों का जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट का कोई भी क्राइटेरिया जो है वो स्पेसिफाई करना है, जिसमें हम लोग उसकी जजमेंट करेंगे कि हम लोग उसके ऑपरेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करें। तो आइदर हम लोगों ने चेक करना है कि जो हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाला काम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा जी, अभी तक हम लोगों ने 5 स्टेप्स पढ़ लिए हैं। इन 5 स्टेप्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग इन 5 स्टेप्स के अंदर टोटली काम क्या कर रहे हैं कि हम लोग सारा पेपर वर्क कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं, चीज़ों को इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनर्स बना रहे हैं। ये सारे काम करने के बाद जो है हम लोगों ने 5 स्टेप्स या 5 फेजेस जो हैं वो इसके ऊपर सर्व किए हैं। अब जो हमारा 6th फेज़ है दैट इज़ डिज़ाइन फेज़। अब हम लोगों ने एक्चुअली जो है वो अपनी जो पेपर वर्क है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आना है। तो यहाँ से आपका एक्चुअल काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो डिज़ाइन फेज़ क्या है? द डिज़ाइन फेज़ इज़ द आर्किटेक्चरल फेज़ ऑफ डिज़ाइन of system design. The flow of the data processing is developed into charts and the project team determines the most logical design and structure for data flow and storage. For the user interface, the project team design mock-up screen layouts that the developers use to write the code for the actual interface. ठीक है जी, अब इसमें करना क्या है डिज़ाइन फेज़ के अंदर हमने इसमें हम लोगों ने जो हमारा डाटा होगा, फ्लो ऑफ डाटा होगा, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। ठीक है, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की तरह से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अपने डाटा की जो है वो बना देनी है। और इसके अलावा द प्रोजेक्ट टीम डिटरमाइंस द मोस्ट लॉजिकल डिज़ाइन। अब इसमें जो है हम लोगों ने लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेलेक्ट करना है कि हम लोगों का जो डाटा फ्लो है वो किस तरह से कौन से डिज़ाइन में जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है और उसमें कौन सा स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है फॉर द डाटा फ्लो एंड स्टोरेज। ना सिर्फ डाटा को फ्लो करने में, यानी कि डाटा ने किस तरह से मूव ऑन करना है, और इसके अलावा हम लोगों ने जो डाटा स्टोर करना है उसके लिए भी हमने कोई आर्किटेक्चर जो है वो एक माइंड में रखना है। फॉर द यूजर इंटरफेस द प्रोजेक्ट टीम डिज़ाइन मॉकअप स्क्रीन। मॉकअप स्क्रीन क्या होती है? एक आपके पास डमी सैम्पल्स जो होते हैं वो स्क्रीन्स जो हैं वो बनाते हैं कि इस तरह की जो है स्क्रीन आपकी नज़र आएगी, इस तरह से आपने काम करना है। तो डेवलपर्स क्या करेंगे, उसके डिज़ाइन जो हैं वो बना के दे देंगे और उसके बाद जो है जो आपके ग्राफिक डिज़ाइनर्स होंगे या जो भी इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो सिर्फ क्या करेंगे, आपकी डमी सैम्पल स्क्रीन्स जो हैं वो बना के दे देंगे, इनके लेआउट्स बना के दे देंगे। और उसके बाद जो आपके डेवलपर्स हैं या जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने क्या करना है, उन स्क्रीन्स के बैकएंड के ऊपर जो है अपनी कोडिंग का काम स्टार्ट कर देना है। द डिज़ाइन फेज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दीज आर एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? वो हम लोगों का जो भी एक प्रोग्राम होता है उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने लिख रही होती हैं। और फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं कि हम लोग उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस या जो भी आपकी कमांड्स होती हैं उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर या फ्लो चार्ट्स के अंदर जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। अब अगर आप इसको स्क्रीन के ऊपर देखें तो एल्गोरिदम को जो है वो डिफाइन कर रहा है कि सिंपली आप स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो उसका फ्लो चार्ट कैसे होगा, उसका एल्गोरिदम कैसे होगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम लोग उसके मार्क्स जो है उनको रीड आउट करेंगे, स्टेप नंबर 3 में उनको वैलिडेट करेंगे कि अगर उसके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 होते हैं तो प्रिंट पास, अगर ऐसे नहीं होता तो फेल प्रिंट कर दो और एंड हो जाए स्टेप नंबर 4 पे। तो सिमिलरली हमारे पास फ्लो चार्ट्स हैं। फ्लो चार्ट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम और अ प्रोसेस। ठीक है, एल्गोरिदम को ही हम लोग जो है वो पिक्चर की सूरत में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इट शोज द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिदम्स विद द हेल्प ऑफ बॉक्सेस एंड देयर ऑर्डर बाय एरो कनेक्टिंग द बॉक्सेस। This diagrammatic representation of the algorithms give a step-by-step solution to a given problem. The operations are represented in these boxes and the flow of control on the arrow. These flowcharts are used for analyzing, designing, documenting or managing a process or program in various fields. ठीक है जी, हम लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लो चार्ट जो है उसको चेक करना चाह रहे हैं तो इसके फ्लो चार्ट के ऊपर जो है वो डिटेल्ड जो है मेरी एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जो है उसको जाके सर्च आउट कर लें तो आपको फ्लो चार्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे सिर्फ उनको जो है वो गो थ्रू करना है। आप ज़रा इनकी अपने पेज नंबर 30 के ऊपर जो है वो शेप्स चेक कर लें। शेप्स में सबसे पहले जो है एक हमारे पास है टर्मिनल सिंबल फॉर स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एल्गोरिदम। ठीक है, इसमें हमने ओवल टाइप की एक शेप होती है जिसमें हम लोग स्टार्ट और एंड इंडिकेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास होती है पैरेललोग्राम, इसको हम लोग इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप होती है ये सिर्फ प्रोसेस को इंडिकेट कर रही होती है जिसमें हम लोग प्रोसेस मेंशन कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एरो लाइन्स होती हैं जिनको हम लोग फ्लो लाइन्स कहते हैं, ये कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और हमारे पास एक डायमंड शेप है जिसके अंदर हम लोग कोई डिसीजन जो है या कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, डिसीजन
ओपिनियन लेते हैं, और आपको एक छोटे से सर्कल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जिनको हम लोग कनेक्टर्स कहते हैं। ये जो है जॉइनिंग ऑफ टू काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम्स या फ्लोज, इन दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आई होप फ्लो चार्ट इज़ क्लियर। इसी तरीके से आपकी एग्जाम्पल जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की गई हुई है। इसके ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर जो है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट का जो है फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सबसे ऊपर जो है वो स्टार्ट हमने कर दिया है ओवल शेप से। उसके बाद हम लोगों ने पैरेललोग्राम जो है वो यूज़ कर लिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, यानी कि मार्क्स हम लोग ने इनपुट करवाने हैं। उसके बाद हमारी जो डायमंड शेप है, सॉरी बीच में आपको फ्लो लाइन्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जो कि आपको एक शेप को दूसरी शेप के साथ कनेक्ट करके उसका फ्लो जो है वो इंडिकेट करिए कि किस तरह से इसका फ्लो काम करेगा। और उसके बाद जो है हमारे पास जो डायमंड शेप है वो इंडिकेट करिए कि आपका जो है डिसीजन आपने यहाँ पे लेना है कि क्या आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हैं। अगर ऐसा होता है, कंडीशन ट्रू होती है, येस पे है, तो फिर आपने दोबारा से पैरेललोग्राम के अंदर प्रिंट पास कर दिया है डबल कोट्स के अंदर लिख के। और अगर ऐसा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होती है, तो दोबारा से दूसरी पैरेललोग्राम में दूसरी साइड पे प्रिंट फेल कर दिया है और उसका एरो जो है वो स्टॉप तक जा रहा है। इसी तरीके से आपने कंडीशन चेक करने के साथ साथ आपने देखना है कि दोनों साइड्स जो हैं वो आपने वेरीफाई करनी है कि उन दोनों ऑप्शंस के अंदर जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको आपने स्टॉप के साथ कनेक्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। स्टेप नंबर 7 है हमारा कंस्ट्रक्शन या कोडिंग का। कंस्ट्रक्शन में अब हम लोगों ने करना क्या है, हमने कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी, हमने एक्चुअली जो है उसके प्रैक्टिकल कोडिंग या प्रोग्रामिंग की तरफ जो है वो हमने मूव करना है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज डेवलपर एग्जीक्यूट द प्लान लेड आउट इन द डिज़ाइन फेज़। जो भी हम लोगों ने डिज़ाइन फेज़ के अंदर डमीज़ बनाई थी, हम लोगों ने जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दी थी, उसके अंदर जो है अब एक्चुअल कोडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे डेवलपर्स। Design the database, generate the code for the data flow processes and design the actual user interface screens। अब इसमें इन्होंने क्या करना है, यूज़र इंटरफेस स्क्रीन्स क्या होती हैं जिसमें यूज़र और सिस्टम आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करें। तो यूज़र इंटरफेस स्क्रीन्स बनानी है, इसमें उन्होंने डेटाबेस जनरेट करने हैं, कोड बनाने हैं और उनका जो है प्रॉपर फंक्शनल काम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करना है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज टेस्ट डाटा is prepared and processed as many times as necessary to refine the code। अब इसमें करना क्या है, जब हम लोग कोड बना रहे होते हैं तो हम लोगों ने डमी डाटा इंटर करके चेक करना होता है कि क्या जो कोड जिस मकसद के लिए बनाया है क्या वो फंक्शनल है या नहीं है, क्या वो प्रॉपर्ली हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोड हम लोगों ने ठीक लिखा हुआ होता है, लेकिन हम लोग जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वो उसका आंसर जो है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा होता। तो इसलिए हम लोग जो है वो डमी डाटा डाल के हम लोग जब तक हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बार बार डमी डाटा डाल के जो है अपने कोड को टेस्ट एंड वेरीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस कोड इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोडिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, कोडिंग को हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आपकी एग्जाम्पल को जो है वो कंटिन्यू करते हुए देखें, हम लोगों का एक सी प्रोग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्लैश स्टैटिक के अंदर लिखा हुआ है, जो ग्रीन कलर में लिखा है, दैट इज़ प्रोग्राम टू डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया हुआ है, हैश इंक्लूड iostream.h, हम लोगों ने हेडर फाइल्स ऐड कर दी हैं iostream की, conio.h की, इंट मेन यानी कि मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा और इस मेन फंक्शन के अंदर ही आपने जितना कुछ लिखना है, जो भी कोड होगा इस कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में आएगा। फ्लोट क्या है, ये एक डाटा टाइप है, परसेंटेज एक हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया है। सी आउट क्या है, ये हमारा जो है वो प्रिंट फंक्शन है। ये सी आउट क्या करेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर, लेस देन का साइन एज इट इज़ इसके फॉर्मेट में आएगा। डबल कोट्स में लिखा हुआ है एंटर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, डबल कोट्स बंद, और एज इट इज़ लेस देन एंडल क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। सेमी कॉलन जो है वो आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। और इसी तरह से जो है ये सी आउट की स्टेटमेंट जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी कि एंटर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आपसे इनपुट मांग रहे हैं। और उसके बाद सीन क्या होगा, ये इनपुट फंक्शन है, इसके लिए ग्रेटर देन का साइन यूज़ होता है। और उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल का नाम लिख दिया, यानी कि जो कुछ भी डाटा एंटर करेगा जो भी यूज़र होगा वो परसेंटेज के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है, ब्रैकेट्स यूज़ की हैं। इफ़ परसेंटेज यानी कि वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यूज़र ने दी थी परसेंटेज के अंदर वो स्टोर हुई है, उस वैल्यू को हमने चेक करना है कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 40.0। ठीक है, फ्लोट में लिखा हुआ है इस वजह से 40.0 लिखा है, वरना आप 40 ही लिख सकते हो कि अगर उसकी परसेंटेज 40% से ज़्यादा है तो सी आउट यानी कि आपने प्रिंट कर देना है लेस देन के साइन के साथ, डबल कोट्स के अंदर पास, सेमी कॉलन। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर ऐसा नहीं होता, एल्स इफ
आपने कंडीशन चेक की, अगर वो ट्रू होती है तो पास आपने प्रिंट करवाना है, एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो आपने दूसरा ऑपोजिट इसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करवा देना है। तो एल्स में आउटपुट फेल जो है वो डिस्प्ले करवा देना है। गेट सी एच जो है वो एक आपका फंक्शन है जो कि कैरेक्टर को गेट करेगा, रिटर्न 0, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको आपकी कोडिंग जब स्टार्ट होगी तो उसमें इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी डिटेल के साथ। और उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो बंद कर दी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि आपका जो SDLC लाइफ साइकिल होगा जो आपके प्रोजेक्ट में आपने इंप्लीमेंट करना है, एक बहुत छोटा सा डमी सा आपको एक कोड लिख के दिया है। जब आप प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का जो है आपका कोड चल रहा होता है। तो यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा कोड जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन या कोडिंग जो है वो करनी है। नेक्स्ट आपका फेज़ जो है दैट इज़ टेस्टिंग स्लैश वेरिफिकेशन। इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो कोडिंग शोडिंग कर ली हुई है, अब यहाँ तक आपने जो 7 स्टेप्स जो है 7 फेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, अब आप जो है उनको टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या आपने जितना काम किया है वो प्रॉपरली आपको फंक्शनल जो है वो ऑपरेशंस फंक्शनल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें ड्यूरिंग द टेस्ट फेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम्स आर टेस्टेड फॉर फंक्शनली एंड परफॉर्मेंस। उसकी फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस जो है वो हम लोगों ने चेक करनी है। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग मॉड्यूल टू फाइंड एरर्स इज कॉल्ड टेस्टिंग। अंडरलाइन द स्टेटमेंट फॉर MCQs। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स टू फाइंड एरर्स, इसको क्या कहते हैं, ये टेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, देयर आर हेयर द बग्स आर आइडेंटिफाइड इन द प्रोग्राम्ड मॉड्यूल्स। ठीक है, इसमें अगर कोई बग या एरर आता है तो उसमें से वो निकाला जाता है। द पर्पस ऑफ टेस्टिंग इज टू evaluate an attribute or capability of a program or system and determine that whether it meets its required results or not। ठीक है, तो पर्पस ऑफ टेस्टिंग जो है इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये क्या है, टू evaluate an attribute। ठीक है, और कैपेबिलिटी यानी कि हम अपने कोड की या अपने प्रोजेक्ट की या अपने सॉफ्टवेयर की जो है वो एवेल्यूएशन करते हैं ताकि जो है हम लोग ये चेक कर सकें कि क्या हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो उसको मीटअप कर रहा है या नहीं कर रहा। अपनी जो भी हम लोगों ने कंडीशंस मेंशन की हुई हैं, जो भी हम लोगों ने रिक्वायरमेंट की हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है हमें दोबारा से वापस जाना पड़ता है, अपने एरर्स को निकालना पड़ता है, चीज़ों को फिक्स करना होता है और फिर दोबारा इसी स्टेप के ऊपर वापस आना पड़ता है। टेस्टिंग वेरिफिकेशन, द सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली ऑपरेटिंग द सॉफ्टवेयर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, कि हम लोगों ने इसमें टेस्टिंग वेरिफिकेशन में होता क्या है कि हम लोग वही डमी डाटा जो है वो डाल के चेक कर रहे होते हैं, हम लोग उसको जो है वो थॉरली स्टडी कर रहे होते हैं कि इसमें कोई एरर या कोई ऐसा पॉइंट न रह जाए जो कि आपके सिस्टम को जो है वो रिजेक्ट करने की तरफ लेके जाए या उसके अंदर कोई फ्लॉ या कोई ऐसा फॉल्ट जो है वो उसमें कंसिडर करवाए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द आइटम्स फॉर कंसिस्टेंसी बाय एवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स अगेन प्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कि हम लोगों ने जो उसकी रिक्वायरमेंट्स निकाली थी उसके अगेंस्ट हम लोगों ने चेक करना है। इसी तरह से हम लोग इसकी एग्जांपल को एवेल्युएट करें तो आपको जो मैंने है यहाँ पे इसके टेस्ट 1 और टेस्ट 2 जो है वो मेंशन किए हैं। इसमें हम लोग अब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम को चेक कर रहे हैं। तो टेस्ट 1 में क्या किया है, एंटर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट की अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने पिछले फेज़ के अंदर जो है जो मैंने कोड लिखा था ये कोड एज इट इज़ इसका आउटपुट जो है वो नज़र आ रहा है। तो एंटर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट जो है वो टेस्ट 1 है, यानी कि हम लोग फर्स्ट ट्रायल के अंदर जो है वो जब हम लोगों ने कोड को रन किया तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें क्या नज़र आया, एंटर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो हम लोगों ने सी आउट में जो स्टेटमेंट लिखी थी वो एज इट इज़ आपको ऐसे नज़र आएगी। और उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र ने, यानी कि उस टाइम हम लोग चूँकि टेस्ट करें तो हम लोग यूज़र हैं तो हम लोगों ने 70.0 जो है वो मार्क्स उसको एंटर करके दिए और हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो उसको पास करता है या फेल करता है। और उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया तो नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें उसने पास जो है वो प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब ये है कि हमने जो कंडीशन लगाई है कि क्या वो पास होता है या नहीं होता, वो कंडीशन ट्रू हो रही है और उसने उसको पास डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से हम लोग उसकी अब दूसरी ऑपोजिट कंडीशन के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट 2 जो है वो क्या करेगा, एंटर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट एज इट इज़, दोबारा हम उसको रन करेंगे तो वो दोबारा वही आउटपुट जो है वो आपसे डिमांड करेगा कि आप परसेंटेज जो है वो एंटर करें। तो हम लोग अगर 20.0 डालते हैं, यानी कि हम लोग उसकी कंडीशन से कम जो है वो परसेंटेज डालते हैं, तो उसके क्रॉस पढ़ने फिर हम चेक करते हैं एंटर करके कि क्या वो उसका रिजल्ट जो है वो ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उस पर उसने क्या दिया है, उसने उसका आउटपुट जो है वो फेल दिया है, जिसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम जो है फुली फंक्शनल है और वो ठीक तरह से काम कर रहा है। सेकेंड लास्ट स्टेप जो है वो है हमारा डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन का। जो हम लोगों ने कोडिंग शोडिंग या जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग कर ली हुई है उसको अब हम लोगों ने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करके चेक करना है कि हमारा काम प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर यूज्ड टू मेक द सॉफ्टवेयर सिस्टम अवेलेबल फॉर अस। द डिप्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। The main activities that are involved during deployment implementation phase are
इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोगों ने कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करना है तो वो भी इंस्टॉल कर देंगे, या और अगर सॉफ्टवेयर करना है तो वो भी इंस्टॉल कर देंगे, यानी कि उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की दोनों स्पेसिफिकेशन जो है वो हम लोग ओके कर देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर इन सम केसेस द यूजर्स and the computer operation personals are trained on the deployed developed software system। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, या कुछ लोग जो होते हैं इनको कंप्यूटर नॉलेज होती है तो वो सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं खुद ही, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े फॉर एग्जांपल सीनियर होते हैं या जिनका इतना लिंक कंप्यूटर के साथ नहीं होता, लेकिन उन्होंने उन सिस्टम को यूज़ करना होता है, तो इसकी वजह से उनको ट्रेनिंग देना जो है वो ज़रूरी होता है। और थर्ड पॉइंट है इसका कन्वर्जन का, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू वन इज़ कॉल्ड द कन्वर्जन। ठीक है, कि हम लोग उसको किस तरह से चेंज कर रहे हैं, कि हम लोग या तो उसके पुराने वाले को ही यूज़ करके जो है वो नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने टोटली चेंज किया है, तो इसकी कन्वर्जन के अंदर इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्क कर लें। तो ये इसके कौन से मेथड हैं, यानी कि हम लोग किस तरह से अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दीज आर 3 इन नंबर: डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि हम लोग जो है वो अपना सिस्टम टोटली जो है वो चेंज करें, पुराना सिस्टम इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसको जो है वो रिप्लेस कर दें बिल्कुल नए सिस्टम के साथ। उसके बाद है पैरेलल। पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, द पैरेलल मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स ऑपरेटिंग बोथ सिस्टम्स टुगेदर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों सिस्टम्स को इकट्ठा काम जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है वो चेंजेस जो है वो रिक्वायर्ड हैं। दिस अलाउज एनी मेजर प्रॉब्लम विद द न्यू सिस्टम टू बी एनकाउंटर्ड एंड करेक्ट विदाउट द लॉस ऑफ डाटा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर इसमें पुराने में कोई इशू आ रहा है और पुराने में हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो नए वाले सिस्टम के साथ कोई क्लैश ना करे, इन केस उसमें कोई एरर आता है तो हमारा जो बैकअप है वो ऑलरेडी हमारे पास होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओरिजिनल डाटा है उसको कोई ख़तरा नहीं है। और तीसरा क्या है, फेज्ड। फेज्ड में क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा करके सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा कर लिया, फिर उसके बाद चेक किया कि क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, फिर मजीद उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर चेक किया कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इस तरह से फेजेस के अंदर जो है वो हम लोग काम कर रहे होते हैं। The phased method of implementing from an old system to a new system involves a gradual introduction of the new system। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जो है हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। The old system is progressively discarded। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हम लोग पुराने वाले सिस्टम को जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है जी। फिर इसका फोर्थ पॉइंट जो है कि हम लोग पायलट तरीकाकार है इसको इम्प्लीमेंट करने का। पायलट में हम लोग क्या करते हैं, विद द पायलट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द न्यू सिस्टम इज इंस्टॉल्ड फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स। यानी कि हम लोग थोड़े से यूजर्स को जो है वो इंस्टॉल करके देते हैं। जब वो सारे के सारे उसको यूज़ करना सीख लेते हैं, उसको वैल्यूएट करना फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उन यूजर्स को हम लोग जो है उनका पुराना वाला सिस्टम डिलीट कर देते हैं और नया वाला जो है उनको असाइन कर देते हैं। वंस द न्यू सिस्टम इज डीम्ड टू बी परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्टरली देन द सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड बाय ऑल। ठीक है, एक दफ़ा जो है अगर कुछ मेंबर्स जो हैं उनको सेलेक्ट करके हम लोग इंस्टॉल करके देते हैं, वो सीख लेते हैं, तो उसके बाद फिर पूरे के पूरे ऑफिस में या पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली जाती है। उसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन की जो पिक्चर्स हैं वो एरोज़ के थ्रू जो है वो डिपिक्ट कर दी हुई हैं यहाँ पे। तो इसमें डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट कट ओवर जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि ओल्ड सिस्टम जो है उसको रिप्लेस करके टोटली न्यू एरो जो है न्यू सिस्टम जो है उसका एरो बना दिया है। उसके बाद जो है जो पैरेलल ऑपरेशन है उसमें ओल्ड सिस्टम जो है वो कुछ अर्से के लिए साथ चल रहा है और उसके बाद न्यू सिस्टम जो है वो साथ साथ चलता रहा है और उसके बाद जो है उसका एरो कंटिन्यू होता रहा है, लेकिन आगे जाके ओल्ड सिस्टम जो है उसको हमने कट ऑफ कर दिया है। सिमिलरली जब हम लोग पायलट ऑपरेशन की बात करते हैं, पायलट ऑपरेशन में क्या है कि ओल्ड सिस्टम जो है वो कुछ लोगों को, जैसे हम लोगों ने ज़्यादातर लोग जो है वो ओल्ड सिस्टम कर रहे हैं और उसमें जो है वो थोड़े से लोग जो हैं उनको न्यू सिस्टम दिया था और उसके बाद जो है ओल्ड सिस्टम कम्प्लीटली डिस्कार्ड करके टोटली न्यू सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। सिमिलरली फेज के अंदर जो है आपको कुछ स्टेयर्स टाइप की चीज़ें नज़र आ रही होंगी, यानी कि थोड़ा सा कर दिया फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा कर दिया फिर छोड़ दिया, यानी कि थोड़ा सा ओल्ड थोड़ा सा न्यू, थोड़ा सा ओल्ड थोड़ा सा न्यू करते करते जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं, कम्प्लीटली ओल्ड को डिस्कार्ड करके न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट जो है वो कंटिन्यू होती है। So the last step is maintenance, yes, support. In SDLC, the system maintenance is an ongoing process. The system is monitored functionally for performance in accordance with the user requirement, and needed system modifications are incorporated.
When modifications are identified, the system may re-enter the planning phase. This process continue until a complete solution is provided to the customer. Maintenance can be either be repairing or modification or some enhancement in the existing system. अच्छा जी, मेंटेनेंस जो है वो देखने में तो सबसे लास्ट है, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब हम लोग उसकी मेंटेनेंस या उसकी सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं, तो जब एक्चुअली काम होना स्टार्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे भी बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो निकल के सामने आ रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना और उनका प्रॉपर फुल फंक्शनल होना जो है, वो सारी चीज़ें जो है उसकी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है, जो कि रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी। तो इस तरीके से जो है ये काम ये चल रहा होता है। और जो भी आपकी मेंटेनेंस या सपोर्ट वाली टीम होती है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो इन कांटेक्ट होती है जो भी सिस्टम यूज़ करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इश्यूज़ जो है छोटे छोटे जो हैं वो प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे होते हैं। कभी सिस्टम जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, कभी कोई एक प्रॉब्लम निकल के आती है, तो इन चीज़ों को मैनेज करने में, मॉनिटर करने में कुछ अरसा लग रहा होता है। तो ये इस तरीके के साथ जो है ये 10 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपका एक सॉफ्टवेयर या आपका एक सिस्टम जो है वो फुल फंक्शनल जो है वो ऑपरेशनल होता है, और इस तरीके से आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये 10 के 10 स्टेप्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। इन केस आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम है या कोई डिफ़िकल्टी है, क्योंकि मुझे एक लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर हो जाता है, लेकिन मैंने उसको प्रिसाइज़ करना था, टू द पॉइंट बात करनी थी, तो इस वजह से फिर भी मैंने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ जो है वो आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं तो मैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ। स्टिल अगर आपको कोई इशू आता है तो प्लीज़ डू आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्यूरीज। सो योर असाइनमेंट इज़ कि आपने जो है वो SDLC के सारे फेजेस को सीक्वेंस वाइज जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर जो आपका व्हाट्सएप नंबर पे होगा उसमें मैं आपसे 1 बाय 1 स्टूडेंट जो है उससे मैं किसी भी एक स्टेप को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकती हूँ। और इसके अलावा आपने इसकी जो पिक्चर है फेजेस की SDLC की वो, और इसके सारे फेजेस जो हैं वो एज इट इज़ आप लोगों ने जो है वो लिस्ट डाउन करने हैं और उसकी पिक्चर जो है वो बना के मुझे व्हाट्सएप करनी है। दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.